जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जूनियर असिस्टेंट 5512 और 2702 पदों पर जो वैकेंसी आई है उसी के लिए उत्तर प्रदेश की स्थापत्य कला यानी उत्तर प्रदेश जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा 2702 के लिए जो वैकेंसी जारी हुई है इसके लिए बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर इसका कट ऑफ क्या जा सकता है। तो कट ऑफ की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और बिल्कुल डिटेल से करेंगे। और आप लोग पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिए और इसमें जो स्थापत्य कला से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। और आने वाले टाइम में जितने भी एग्जाम लगे हैं जूनियर असिस्टेंट, वीपीओ, एजीटीए, स्टेनोग्राफर, सभी के लिए यह वीडियो वरदान साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, एक जरूरी सूचना है, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और कंप्यूटर की ई बुक के बारे में आप नहीं जानते हैं तो कंप्यूटर की ई बुक देखिए, आपको बता देते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी का नया पैटर्न है, बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित इस बुक को तैयार किया गया है। और जितने भी कंप्यूटर के टॉपिक हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक हैं और ट्रेडिशनल टॉपिक हैं, सभी को एक साथ मर्ज कर दिया गया है, सभी को एक साथ यहाँ पर रखा गया है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, सबसे पहले आपको थियरी सेक्शन के क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद आज तक जितने प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को एक साथ रखा गया है। उसी प्रकार हर एक टॉपिक को, चाहे एआई, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उन तमाम चैप्टरों को रखा गया है जो आपके लिए रिक्वायरमेंट फिल करती है। ठीक है। और लास्ट में आज तक यूपी ट्रिपल एससी से जितने प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में व्याख्या के साथ रखा गया है। तो अपने आप में यह कंप्लीट ई बुक है और मार्केट में ऐसी कोई बुक उपलब्ध नहीं है जहां पर एक ही बुक में आपको सारे कंटेंट मिल जाए। तो अगर आपने इस बुक को अभी तक परचेज नहीं किया तो आज ही इस बुक को परचेज करिए और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन दिशा दीजिए। तो इस बुक को लेने का प्रोसेस क्या है, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर आपको 100 रुपये पेमेंट करने हैं। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट इसी नंबर पर सेंड कर देना है और थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसी प्रकार देखिए, संपूर्ण करंट अफेयर की भी ई बुक है, इसमें 1000 प्रश्नों का कलेक्शन दिया गया है और इसमें तमाम उन टॉपिक को कवर किया गया जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए प्राइस है 49 रुपये और पेमेंट करने का प्रोसेस वही है। ठीक इसी प्रकार यूपी जीके की ई बुक है और यूपी करंट अफेयर यानी दो ई बुक आपको प्रोवाइड की जाएगी। एक तो उत्तर प्रदेश जीके जो कि 234 पेज की है और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर जो कि 44 पेज की है, दोनों को एक साथ प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसकी प्राइस है 125 रुपये, सेम एज इट इज आपको इसी तरह पेमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल जो यूपी ट्रिपल एससी के ट्रेंडिंग टॉपिक है सब कुछ अच्छे से ऐड किया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, क्या कवर करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की स्थापत्य कला को कवर करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की स्थापत्य कला में सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो सेगमेंट आप देख रहे हैं, ये जो सेगमेंट पढ़ाने जा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश जीके की जो ई बुक है उसी से लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला का प्राचीनतम उत्कृष्ट नमूना मौर्यकालीन सारनाथ का सिंह स्तंभ है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला का प्राचीनतम सर्वोत्कृष्ट नमूना किस काल से मिलता है, तो यह मौर्य काल से मिलता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, यह मौर्यकालीन है। और सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है यहीं से इसके मौर्य काल के साक्ष्य मिलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला का प्राचीनतम उत्कृष्ट नमूना मौर्यकालीन है और सारनाथ का सिंह स्तंभ है। ठीक है, मौर्यकालीन सारनाथ का सिंह स्तंभ है, ऐसे इसको आप याद रखिएगा। और इसे एकाश्म पत्थर का अद्भुत नमूना माना जाता है। आखिर एकाश्म पत्थर की बात आई है तो एकाश्म पत्थर क्या होता है। ठीक है, एकाश्म पत्थर क्या होता है, तो जैसे मान के चलिए आपने एक पत्थर का टुकड़ा लिया, एक बड़ा सा टुकड़ा आपने लिया और इसमें आप अगर किसी का भी चित्र बनाना चाहते हैं तो इस पत्थर को ही आप काट काट के उस, जैसे मान के चलिए आप इसमें किसी भी स्मारक का चिन्ह या किसी भी स्मारक का चित्र बनाना इसमें चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको काट काट के इसी में आप इनबिल्ट कर देंगे। तो एक क्या हो जाता है, एकाश्म पत्थर होता है। यानी एक बड़ा सा पत्थर लेना और उसमें काट काट के एक नई चित्र को डेवलप कर देना, एक नए चित्र को बना देना, वही एकाश्म पत्थर कहलाता है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। मान के चलिए, अगर मान लीजिए हमने एक बड़ा सा पत्थर लिया और इसमें हमको बनाना है हनुमान जी को बनाना है, तो इसमें हम काट काट के पत्थर को जो है हनुमान जी को बना देंगे। तो ये क्या हो गया, एकाश्म पत्थर हो गया। यानी एक ही पत्थर को लेना और उसमें काट काट के किसी का भी चित्र उसमें अंकित कर देना, ये एकाश्म पत्थर कहलाता है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। मौर्य काल में भवन निर्माण हेतु पत्थर की जगह किसका प्रयोग किया जाता था। तो जब मौर्य काल का समय था उस समय भवन निर्माण के लिए पत्थर की जगह
काष्ठ का प्रयोग करते थे, यानी वुड का प्रयोग करते थे, लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। उस समय भवन निर्माण के लिए पत्थर का प्रयोग नहीं किया जाता, उस समय लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, जो लकड़ी का प्रयोग किया जाता था मौर्य काल में भवन निर्माण के रेफरेंस में, तो इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? इसका साक्ष्य मिलता है ये जो मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, इसी से इसका साक्ष्य मिलता है। याद रखिएगा, मेगास्थनीज की जो पुस्तिका है इंडिका, इसी से मौर्य काल में भवन निर्माण हेतु जो पत्थर की जगह काष्ठ का, लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, इसी का साक्ष्य मिलता है। आगे है सारनाथ का सिंह स्तंभ। तो सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है, इसमें बुद्ध के प्रथम उपदेश का स्मारक है। यानी सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है, ये किसको दर्शाता है? यह गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को दर्शाता है। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और ये जो सिंह स्तंभ है, यह गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को दर्शाता है। ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, सिंहों के मस्तक पर महाधर्म चक्र स्थापित था। यानी उस टाइम सिंह के जो स्तंभ थे, सिंह के जो मस्तक थे, उस पर महाधर्म चक्र स्थापित था, और जिसमें अगर तीलियों की संख्या की बात करें तो 32 तीलियां थी। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो राष्ट्रीय चिन्ह है, इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय चिन्ह में जो तिरंगा होता है, इसमें 24 तीलियां होती हैं। उसी प्रकार जो सिंह के स्तंभ थे मौर्य काल में, वहां पर महाधर्म चक्र स्थापित था, जिसमें कुल तीलियों की संख्या अगर आपसे पूछे तो 32 तीलियां थी। तो आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर ट्रिपल स्टार में हमने शामिल कर दिया है। और यह जो यूपी जीके की ई बुक है, अगर आप इसको परचेज करेंगे तो इसमें बिल्कुल इसी प्रकार डिजाइन किया गया है, बिल्कुल इसी प्रकार हर एक पॉइंट को डिजाइन किया गया है। आपको इधर उधर की बातें नहीं पढ़नी है कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है। जितना चीज़ें इसमें रखी गई हैं, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से पढ़ के कहीं से भी टेस्ट दीजिए, आप बेहतर स्कोर करेंगे। और कुछ नई चीज़ें आपको जरूर सीखने को इसमें मिलने वाली हैं। चलिए अशोक स्तंभ की बात करते हैं। अशोक स्तंभ कहाँ है? अशोक स्तंभ सारनाथ में है। ठीक है, अशोक स्तंभ कहाँ है? सारनाथ में है। अगर इसके ऊंचाई की बात करें तो 2.03 मीटर है, और फिट में अगर बात करें तो 7 फीट, यानी 7 फीट 9 इंच इसकी हाइट है। तो आप इसको भी याद रखिएगा, अशोक स्तंभ कहाँ है? सारनाथ में। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2.03 मीटर है, और अगर फिट में बात करें तो 7 फीट 9 इंच इसकी हाइट है। चलिए, स्तंभ के नीचे अवांगमुखी कमल बना हुआ है। अच्छा, अवांगमुखी कमल का अर्थ क्या है? उल्टा कमल। तो आपसे पूछ लेगा कि स्तंभ के नीचे, यानी अशोक स्तंभ के नीचे किस प्रकार का कमल बना हुआ है? तो यह अवांगमुखी कमल बना हुआ है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए इसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि इसी वीडियो में अच्छे से याद भी हो जाए। उत्तर प्रदेश की स्थापत्य कला, यानी उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला का प्राचीनतम उत्कृष्ट नमूना मौर्यकालीन सारनाथ का सिंह स्तंभ है। ठीक। दूसरा पॉइंट है, इसे एकाश्म पत्थर का अद्भुत नमूना माना जाता है। क्या माना जाता है? एकाश्म पत्थर का अद्भुत नमूना माना जाता है। और एकाश्म पत्थर का मतलब हमने बता दिया है कि अगर आप कोई भी चित्र आप ड्रा करना चाहते हैं, कोई चित्र बनाना चाहते हैं, सपोज दैट आप बजरंगबली का चित्र बनाना चाहते हैं, तो एक बड़ा सा पत्थर लेंगे, उस पत्थर में काट काट के उसको क्या करेंगे, उसमें बजरंगबली का चित्र अगर आप बना देते हैं, अंकित कर देते हैं, वही एकाश्म पत्थर कहलाता है। यानी एक बड़ा सा पत्थर लेना, उसमें जिस भी चीज़ का आप चित्र अंकन करना चाहते हैं, अंकन कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? एकाश्म पत्थर कहलाता है। मौर्य काल में भवन निर्माण हेतु पत्थर की जगह किसका प्रयोग करते थे? या काष्ठ शिल्प का प्रयोग करते थे। काष्ठ यानी लकड़ी का प्रयोग करते थे। इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलता है। सारनाथ का सिंह स्तंभ किसको दर्शाता है? या गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को दर्शाता है। सिंहों के मस्तक पर महाधर्म चक्र स्थापित था, और जिसमें कितनी तिलियां थी? अगर टोटल स्टिक्स की बात करें तो 32 स्टिक्स थी। और अशोक स्तंभ की बात करें, अशोक स्तंभ सारनाथ में है, और स्तंभ के नीचे अवांगमुखी कमल बना हुआ है। अब चलते हैं आगे। कह रहा कि उत्तर प्रदेश में प्राप्त अशोक के स्तूप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्तूप कौन सा है? तो अशोक के, देखिए उत्तर प्रदेश में प्राप्त अशोक के जितने भी स्तूप हैं, उसमें सबसे अधिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है धर्मराज का स्तूप। कहाँ है? सारनाथ में है। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी अशोक के स्तूप प्राप्त हुए हैं, उसमें सबसे अगर इंपॉर्टेंट रोल की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है, धर्मराज का स्तूप करता है, और ये है कहाँ? सारनाथ में है। नेक्स्ट बात करते हैं धर्मराज का स्तूप की अगर ऊंचाई कितनी है, अगर पूछे तो धर्मराज का स्तूप की ऊंचाई 39 मीटर है। कितनी है? 39 मीटर है। तो देखिए जितनी भी रिक्वायरमेंट है यूपी ट्रिपल एससी के ट्रेंडिंग टॉपिक है, उसको भी यहाँ पर समाहित किया गया हर एक चैप्टर में। जैसे
विभिन्न स्मारकों की ऊंचाइयां वगैरह होती हैं, आपको सब कुछ इसमें मिलने वाला है। तो धर्मराज का स्तूप की ऊंचाई कितनी है? 39 मीटर है। और स्तूप का आखिर अर्थ क्या होता है? स्तूप का अर्थ होता है ढेर। क्या होता है? स्तूप का अर्थ होता है ढेर होता है, यानी किसी चीज का इकट्ठा होना, किसी चीज का ये होना, ये क्या कहलाता है? ढेर होता है। चलिए अगला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक काल के स्थल बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं जो मिर्जापुर जिले का भाग है। क्या है? प्रागैतिहासिक काल के स्थल बेलन घाटी से प्राप्त हुआ है जो मिर्जापुर जिले का भाग है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के सराय नाहर राय एवं महदह से प्राचीन बस्तियों के अवशेष, मिट्टी के बर्तन एवं हाथ से बने चूल्हे प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का जो सराय नाहर है एवं महदह से प्राचीन बस्तियों के अवशेष, मिट्टी के बर्तन एवं हाथ से बने चूल्हे प्राप्त हुए हैं। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश का इतिहास है यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। बात करें हड़प्पा सभ्यता के, 2 स्थान हैं जहाँ से यह साक्ष्य मिला है और वहाँ ईंटों के मकान बने थे। जैसे आलमगीरपुर की बात करें, आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ में है। यह किस नदी के तट पर है? तो हिंडन नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं हुलास। हुलास कहाँ पर है? यह सहारनपुर में है। कहाँ पर है? हुलास सहारनपुर में है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, मौर्य काल में अशोक के स्तंभों के निर्माण चुनार जो है, ठीक है, मौर्य काल में अशोक के स्तंभों का निर्माण चुनार के लाल बलुआ पत्थरों से हुआ था। ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? मौर्य काल में अशोक के स्तंभ का निर्माण चुनार के किस पत्थरों से हुआ था? तो चुनार के लाल बलुआ पत्थरों से हुआ था। नेक्स्ट बात करें पत्थर का प्रकार, तो पत्थर का प्रकार कौन सा था? मोनोलिथ था। क्या था भैया? मोनोलिथ था। अच्छा, मोनोलिथ का अर्थ क्या होता है? देखिए, सब कुछ अगर आपको लगता है कि ये वर्ड कठिन है तो उस वर्ड का हमने अलग से इसका रेफरेंस दे दिया है, अलग से यहाँ पर हमने नोट बना दिया है कि आपको उस अर्थ का कोई भी दिक्कत ना हो, आप उसी वक्त जान सके। जैसे मोनोलिथ क्या होता है, या पत्थर का एक प्रकार है। तो अगर आपने पढ़ लिया कि पत्थर का प्रकार कौन सा है? मोनोलिथ है, तो आपके दिमाग में आएगा मोनोलिथ आखिर है क्या? तो देखिए आपको तुरंत यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस बुक में जहाँ जहाँ जिस वर्ड की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर ऐड कर दिया गया है और उसके नीचे यहाँ पर एरो बनाकर बता दिया गया है कि इसका अर्थ ये होता है। तो मोनोलिथ का अर्थ है पत्थर का खंभा। क्या होता है? पत्थर का खंभा होता है। एक बड़ा पत्थर जो अक्सर स्मारक या स्तंभ के रूप में होता है, उसी को बोला जाता है मोनोलिथ कहा जाता है। पत्थर या खंभा, ठीक है, पत्थर का खंभा, एक बड़ा पत्थर जो अक्सर स्मारक के रूप में या स्तंभ के रूप में प्रयोग होता है, उसे हम कहते हैं मोनोलिथ कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो स्थापत्य कला है, यहाँ से हम लोग का टॉपिक हो गया कंप्लीट। और यह वीडियो आप लोग को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जितनी PDF होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो UP द्वारा जूनियर असिस्टेंट 2702 पदों पर एक नई वैकेंसी आई है, इसके कट ऑफ के लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी। तो आप लोग पेशेंस बना के रखें और बिल्कुल ओरिएंटेड रहेगा, जो कट ऑफ बताया जाएगा बिल्कुल ओरिएंटेड रहेगा। तो आप लोग उसका जरूर उस वीडियो को देखिएगा। और जो ई बुक के बारे में हमने बताया, इस ई बुक को जरूर आप परचेज करके अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए और आप लोग वेट ना करें। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज की वीडियो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए और मस्त रहिए।